So, hello and welcome back, guys, to the channel. I hope you guys are doing good. And in this video, we are going to talk about the input fields in Jetpack Compose. तो ये जो वीडियो है ये हमारा Jetpack Compose का जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है। ठीक है, तो सॉरी बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत काम में कुछ फंसा हुआ था। ठीक है, सो यस, अब से रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ को अपलोड करता जाऊँ। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ इनपुट फील्ड। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक लॉगिन पेज है या फिर एक रजिस्ट्रेशन पेज है, वहाँ पे आपको यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र नेम एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड्स, से फॉर एग्जांपल एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो आप इनपुट्स लोगे वो आप जेटपैक कंपोज के अंदर ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट फील्ड्स। तो इनपुट फील्ड्स अलग अलग टाइप्स की आपको जेटपैक कंपोज में मिल जाती हैं। तो मेनली तीन तरह के आपको मटेरियल 3 के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है, और उसके जो तीन टाइप्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फील्ड, देन देयर इज आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड एंड द बेसिक टेक्स्ट फील्ड्स। तो एक ओवरव्यू लेते हैं जल्दी जल्दी कि ये जो तीनों टेक्स्ट फील्ड्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है वो क्या है। तो जो टेक्स्ट फील्ड है और जो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आई वुड से सिमिलर है। इन दोनों के अंदर आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जो है वो ऑलरेडी करी हुई मिल जाती है। आपको बस उसके अंदर जो आपका वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप जो भी यूज़र टाइप कर रहा हो, ठीक है, उसको जो स्टोर करवाना चाहते हो जहाँ पे वो वेरिएबल पास करना होता है, और थोड़ा बहुत लॉजिक वगैरह लिखना होता है कि आप उसको कैसे अपडेट करवाना चाहते हो, उसके अंदर किस तरह से फिल्ट्रेशन करवाना चाहते हो, यानी कि क्या क्या चीज़ें अलाउ होंगी टाइप करना। ठीक है, वैसे वैसे सारी चीज़ें। तो टेक्स्ट फील्ड और आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको डिज़ाइनिंग करी हुई मिल जाती है, और टेक्स्ट फील्ड की थोड़ी डिज़ाइन अलग होगी, आउटलाइन की डिज़ाइन थोड़ी सी अलग होगी। ओके, बेसिक टेक्स्ट फील्ड के अंदर एज द नेम सजेस्ट आपको कुछ भी डिज़ाइन वगैरह या लॉजिक वगैरह कुछ भी प्री डिफाइंड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एकदम ही ऐसे ब्लैंक करा हुआ पूरा आपको मिलेगा टेक्स्ट फील्ड, मतलब पूरा लाइक वाइट कलर का होगा और कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। हम लोग आगे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि वो किस तरह का दिखता है वगैरह वगैरह। सिंपल चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ ये कि जब भी आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फील्ड्स का बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ कर रहे होंगे। इसका एक रीज़न है कि अगर आप लोग आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर टेक्स्ट फील्ड या आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करा, ठीक है, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो ऑफ कोर्स बाकी सारी एप्लीकेशंस की जैसे ही दिखेंगी जो जेटपैक कंपोज में बनी है, क्योंकि वहाँ पर भी इन्हीं टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करा होगा। तो अगर आपके डिज़ाइनर को या आपको या आपके क्लाइंट को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप ज़्यादातर केसेस के अंदर बेसिक टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करोगे और एक कस्टम डिज़ाइन बनाने की कोशिश करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है विद दी हेल्प ऑफ दी टेक्स्ट फील्ड एंड आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम मिलती है। सो येस, बेसिक टेक्स्ट फील्ड के अंदर ज़रूर से आपको थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, आपको डिज़ाइन वगैरह खुद से लिखनी पड़ती है और लॉजिकल पार्ट जो है वो भी खुद से लिखना पड़ता है। बट अभी लॉजिकल इतना ज़्यादा सच कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपको प्री डिफाइंड मिलती है और बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर तो और भी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो येस, दिस वाज एन ओवरव्यू। और एक और चीज़ कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक टेक्स्ट फील्ड को कवर करेंगे। उसका एक रीज़न है कि अगर आप लोगों को बेसिक टेक्स्ट फील्ड अगर आ गई, ठीक है, तो आपको आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड और जो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है वो अपने आप ही आ जाएगी। तो हम लोग आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड और जो अपना टेक्स्ट फील्ड है नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड, उन दोनों को कवर नहीं करेंगे, बट बेसिक टेक्स्ट फील्ड जो है उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो येस, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और ऑलरेडी थोड़ी बहुत ज्ञानबाजी ज़्यादा ही हो गई है। तो चलिए एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं और बेसिक टेक्स्ट फील्ड को समझने की शुरुआत करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग बेसिक टेक्स्ट फील्ड। सो जैसा कि मैंने नाम बताया था उसी नाम के जैसा यहाँ पे मेरे पास जो कंपोजेबल होगा वो मिल जाएगा, प्रोवाइडेड बाय मटेरियल, सॉरी, कंपोज फाउंडेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वेरिएंट्स अलग अलग मिल जाते हैं बेसिक टेक्स्ट फील्ड के, जहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड स्टेट कोई ले रहा होगा या फिर स्ट्रिंग ले रहा होगा या फिर टेक्स्ट फील्ड वैल्यू को ले रहा होगा। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं जो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच एक्सेप्ट्स स्टेट, दैट इज टेक्स्ट फील्ड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको बस एक ही चीज़ पास करनी होती है, दैट इज दी स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो स्टेट है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो उससे भी पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ठीक है, कि जो स्टेट है वो क्या होता है। तो स्टेट इज काइंड ऑफ दी, आई कैन से काइंड ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, जो कि स्टोर करेगा
जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसको। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बटन है, ठीक है, तो बटन के क्लिक के ऊपर मुझे जो भी यूज़र ने टाइप करा हुआ होगा उसको सेंड करना है टू माई सर्वर विद द हेल्प ऑफ द एपीआई, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये यूज़र ने क्या चीज़ टाइप करी हुई है, उसको रिट्रीव करने का कुछ तरीका होना चाहिए, राइट। तो हम उसके लिए ये वेरिएबल जो अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसको हम स्टेट कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर से हम जो वैल्यू होगी जो यूज़र ने टाइप करी होगी उसको स्टोर करवाएंगे और वहाँ से फिर रिट्रीव करेंगे और हमारा सर्वर जो होगा उसको बेच देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेट जो है उसको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा वेल, और जो भी मेरा नाम देना चाहता हूँ मैं उस वेरिएबल को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट आई वुड से टेक्स्ट, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू रिमेंबर टेक्स्ट फील्ड स्टेट, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट फील्ड स्टेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, और इसका जो नाम दिया हुआ है वो है मैं मतलब इनपुट टेक्स्ट, तो वो मैं सेम पास कर दूंगा यहाँ पे एस मेरा जो स्टेट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीव्यू है ऑलरेडी रन करा हुआ है और जो मेरा इंटरेक्टिव मोड है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप लोग कहोगे कि भैया हमारा जो बेसिक टेक्स्ट फील्ड है वो तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू के ऊपर दिख ही नहीं रहा। सो यस, दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि बेसिक टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप लोगों को किसी भी तरह की डिजाइनिंग वगैरह करी हुई नहीं मिलती है, ठीक है। तो यस, पूरी ब्लैंक चीज़ मिलेगी आपको। बस अगर आप लोगों को अगर यहाँ पे देखना हो ना, ठीक है, तो मैं स्क्रीन के कहीं सेंटर के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर टाइप करता हूँ तो यस, एज यू कैन सी मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पे फोकस हो चुका है, यानी कि यहाँ पे मेरी टेक्स्ट फील्ड है, उसके ऊपर कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह नहीं करी गई है, लेकिन हाँ मेरा टेक्स्ट फील्ड अगर मैं यहाँ पे टाइप करना चालू करूँ, आई विल से हेलो गाइस, हाउ, सॉरी, हेलो गाइस, हाउ आर यू, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। सो येस, द बेसिक टेक्स्ट फील्ड इज देयर, बस हमने उसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग वगैरह नहीं करी हुई है, इस वजह से आप लोगों को वो नहीं दिख रही। ओके, सो ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें और क्लियर करनी हो तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मॉडिफायर, वो नहीं भाई, कहाँ गया, yes, modifier, and I'm going to say background color, I'm going to say color dot light green, okay, लेट्स वेट। एंड एज यू कैन सी कि मेरा जो ग्रे कलर का जो छोटू सा एक टेक्स्ट फील्ड आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। सो यस, जो बेसिक टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह आपको पूरी की पूरी खुद से करनी होती है, ठीक है, कुछ भी आपको वहाँ पे करा हुआ नहीं मिलता है। तो डिजाइनिंग आप किस तरह से करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। सो विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ दिस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे एक आपको चीज़ मिलती है दैट इज कॉल्ड द डेकोरेटर। डेकोरेटर जो होता है वो एक तरह से इस तरह से कुछ लैम्बड़ा वगैरह पास मतलब लेता है इनपुट, ठीक है, और लैम्बड़ा के अंदर आप लोगों को ये इट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो अ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कि वो एक फंक्शन आपको वहाँ से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको इट जो है उसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, मैं बस इसको थोड़ा रीनेम कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू से इनर टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और इस तरह से मैं उसको रीनेम कर रहा हूँ, यानी मुझे इट नाम नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नाम चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, और डेकोरेटर जो है वो उसको भी मैंने डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मैं मान लो कुछ भी डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी कंपोजिबल कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं मेरा एक रो चाहिए, ठीक है, अगर मैं इसको दूँ फिल्म एक्स विथ फॉर एग्जांपल, और इसको मैं दूँ बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल लेट्स से मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट आई एम गोइंग टू से प्राइमरी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड लेट्स वेट। तो यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं हुआ, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ना इसको कुछ साइज़ वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को डेकोरेटर को यूज़ करना हो तो आपको बेसिक टेक्स्ट फील्ड जो है उसके मॉडिफायर को कुछ साइज़ वगैरह देना होता है। तो अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर दूँ और उसको फॉर एग्जाम्पल दूँ मैं फिल्म एक्स विथ, ठीक है, लेट्स वेट अंटिल इट गेट्स लोडेड। प्राइमरी, ओके, प्राइमरी में भी वाइट ही होगा, ठीक है। सो लेट्स से सेकेंडरी, अभी भी लोड नहीं हुआ, क्या हो गया भाई, लेट्स सी क्या दिक्कत होती है भैया इसको। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। लेट्स कॉल द इनर टेक्स्ट फील्ड ओवर हियर, से फॉर एग्जांपल मे बी इसकी वजह से कुछ इशू आ रहा होगा, एंड यस, ओके। सो एज यू कैन सी कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इनर टेक्स्ट फील्ड जो है वो अभी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हुआ है तो आपका जो इनर टेक्स्ट फील्ड है ना उसको आप अपने डेकोरेशन के अंदर कहीं पर भी कॉल करवा सकते हो, और जहाँ पर भी आपने उसको कॉल करवाया होगा आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो वहाँ पे जाके प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ एक कॉलम, ठीक है, कॉलम जो होगा उसको मैं देता हूँ पैडिंग
ठीक है। और ओवरऑल पैडिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 25 dp का। उसके बाद मैं दे रहा हूँ इसको फिल मैक्स विथ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कुछ मे बी से फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू से कलर डॉट ब्लू, नहीं कलर डॉट, ओके ब्लू। और इसको मैं कॉपी करके एक अल्फ़ा वैल्यू दे देता हूँ। आई एम गोइंग टू से 0.3 f, ओके। और उसके बाद इसके अंदर मैं पास करूँगा अपना ये रो, और उसके भी ऊपर मैं दूंगा इसको एक टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, एंड आई एम गोइंग टू से हेलो वर्ल्ड, एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो से टाइप नहीं, ओके, टाइप इन द बिलो फील्ड, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये क्या होता है यहाँ पे। ओके, सो एज यू कैन सी कि ये मेरे पास ना एक कॉलम वाइज आ चुका है, यानी कि एक के नीचे एक, ठीक है। और ऊपर मुझे एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, और उसके जस्ट नीचे मुझे ग्रे कलर का एक पूरा लंबा कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो एज यू कैन सी कि मेरा यहाँ पे फोकस हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकेंडरी यूज़ करा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ इनटू कलर डॉट लाइट ग्रे फॉर एग्जांपल, लेट्स से लाइट ग्रे, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि मैं जब फोकस करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो एकदम ही वहाँ जाके फोकस करता है, ना कि ऊपर, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो इनर टेक्स्ट फील्ड है उसको इस डेकोरेशन के अंदर जहाँ पर भी आप कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, आपका जो कर्सर है वो वहाँ जाके ही प्लेस होगा। अगर मैं यहाँ से इस इनर टेक्स्ट फील्ड को निकाल के यहाँ कॉलम में सबसे ऊपर प्लेस कर दूँ, और इसको जो टेक्स्ट है इसको निकाल के मैं अगर इसके अंदर प्लेस कर दूँ, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो अगेन एज यू कैन सी कि मेरा हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है वो इस रो के अंदर आ चुका है, और इसके ऊपर मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ से फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, तो अब ये ऊपर की तरफ वहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड टाइप इन द बिलो फील्ड इसके ऊपर भी अगर क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो फोकस है वो ऊपर वाले टेक्स्ट फील्ड पे चला जाएगा। अगर आपको देखना हो तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एज यू कैन सी ये जो फोकस है मेरा ऊपर वाले टेक्स्ट फील्ड पे चला जा चुका है। तो ये एक बेनिफिट है डेकोरेशन, डेकोरेटर का यूज़ करने का, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसके ऊपर कहीं पर भी आप अगर टैप करते हो, ठीक है, यानी क्लिक करते हो, यानी फोकस करने की कोशिश करते हो, तो आपका जहाँ पर भी आपने इनर टेक्स्ट फील्ड जो है अपने एंटायर डेकोरेशन के अंदर यूज़ करा होगा वहाँ जाके फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं डिज़ाइनिंग आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर प्लेस होल्डर आप किस तरह से रख सकते हो। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो इनर टेक्स्ट फील्ड है इसको यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ बॉक्स, ठीक है। बॉक्स की यूज़ कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, ठीक है, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। सो लेट्स रिमूव इट राइट फ्रॉम हियर, और ब्लू की जगह मैं इसको कर देता हूँ अगेन लाइट ग्रे, और इसको कॉपी नहीं करना है हमें अभी, इसको करते हैं रिमूव। और यहाँ पे मैं जो अपना इनर टेक्स्ट फील्ड है उसको कॉल कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ आवर आउटपुट लुक्स लाइक। ओके, सो सॉरी, इसको कॉल करना होता है एज अ फंक्शन, एंड यस, एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट फील्ड है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बैकग्राउंड के बाद मैं एक पैडिंग देना चाहता हूँ। पैडिंग जो होता है वो इनर पैडिंग होता है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड के बाद दे रहा हूँ। अगर बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं दे रहा होता, जैसे यहाँ पे मैंने दिया होता है, तो वो आउटर मार्जिन की तरह काम करता है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि बैक जो हमारा कलर है उसके बाहर की तरफ उसको पैडिंग देता है, लेकिन मुझे अंदर की साइड पैडिंग देना है, यानी कि कलर के अंदर की साइड, ठीक है। तो मैं पैडिंग उसके बाद दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ से फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मे बी 15 और समथिंग, एंड आई एम गोइंग टू से वर्टिकली एज से फॉर एग्जांपल 10 dp, एंड लेट्स वेट। एंड एज यू कैन सी कि इसका जो थोड़ा सा साइज़ वगैरह है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, और अब थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह से आप इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड करते जाते हो, और आपको डिज़ाइनिंग वगैरह आपको जैसे जैसे करनी हो वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लो अगर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड जो है उसको थोड़ा शेप वगैरह देना है, तो मैं यहाँ पे शेप भी पास कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल राउंडेड कॉर्नर शेप, आई एम गोइंग टू से 10 dp। तो इससे क्या होगा कि उसका जो शेप मतलब शेप होगा उसके अंदर जो कॉर्नर होगी इसको थोड़ा सा कर्व मिल जाएगा। वर्टिकली मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ानी है तो मैं 5 कर सकता हूँ, तो इससे ऊपर और नीचे की साइड जो होगा टेक्स्ट फील्ड से वहाँ स्पेसिंग बढ़ जाएगा। अब मान लो मुझे एक
प्लेस होल्डर चाहिए। प्लेस होल्डर अगर आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर यूज़र ने कुछ भी टाइप नहीं करा हुआ होता है तो वहाँ पे एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है कि भैया आपको इधर टाइप करना है। अगर यूज़र ने कुछ टाइप करा हुआ तो वो हाइड हो जाता है। तो वो हम करेंगे यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। अब जेटपैक कंपोज के अंदर ये जो होता है, ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉजिक वगैरह लिख सकते हो, यानी कि इफ़ के अंदर डायरेक्ट जो भी आपका वेरिएबल का नाम हो या जो भी कंडीशन हो उसको आप लिख सकते हो। अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर आपने जो भी कंटेंट रैप करा होगा, यानी जो भी कंपोजेबल रखा होगा, वो अपने आप ही रेंडर हो जाएगा अगर ट्रू होती है तो। अगर फॉल्स हो जाती है तो वो अपने आप ही गायब भी हो जाएगा। तो आपको अलग से कुछ कहीं पर लॉजिक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे इधर ही सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द डिक्लेरेटिव अप्रोच, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट डॉट टेक्स्ट, अब आप लोग को एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, यानी कि इनपुट डॉट टेक्स्ट, आपका जो भी अपने यूज़र ने इनपुट लिखा होगा वो सब इस टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यानी कि आपको एज स्ट्रिंग जो भी टेक्स्ट यूज़र ने पास करा होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर यूज़र ने जो भी इनपुट टेक्स्ट दिया है, ठीक है, वो अगर एम्प्टी है, ठीक है, यानी कि खाली है, उसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं सिंपली बस एक टेक्स्ट शो करना चाहता हूँ, दैट इज टाइप हियर विथ 3 डॉट्स, ठीक है। और इसको मैं एक कलर भी दूंगा अभी के लिए, दैट विल बी कलर डॉट, आई एम गोइंग टू से ग्रे, यस। लेट्स वेट टिल इट गेट्स लोड। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे मेरा एक जो प्लेस होल्डर है वो आ चुका है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, सो यस एज यू कैन सी कि मेरा जो यू नो ओके से थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसका जो स्टाइलिंग वगैरह है वो थोड़ा सा अलग हमने दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका जो टेक्स्ट होगा उसका स्टाइलिंग अलग होगा, और ये जो हमारा टाइप कर मतलब हम जहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट, इन सब का स्टाइलिंग अलग होगा, और इसकी वजह से थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन में थोड़ा ऊपर नीचे इशू आ रहा है। एंड अगर हम दोनों को मैच करवा देते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो उसको भी साथ साथ में अभी इसके अंदर देख ही लेते हैं, ठीक है। तो डेकोरेटर के बाद हम लोग देख लेते हैं, एक आता है हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल करते हैं करके, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप लोग बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कंट्रोल पी करोगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ मतलब ज़्यादातर जो पैरामीटर्स मैं यहाँ पे कवर करूँगा वही आपके मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज़ कॉल्ड कलर। कलर के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ रेड। एक चीज़ का ध्यान रखना, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप जो भी चीज़ें पास कर रहे होंगे, ठीक है, वो सारी की सारी आप जो टाइप करेंगे, जो आप टाइप कर रहे होंगे, ठीक है, उनके ऊपर ही अप्लाई होंगे। अगर यहाँ पे मैं पास करता हूँ आपका हेलो या कुछ भी, ठीक है, तो एज यू कैन सी वो मेरा रेड कलर में आ रहा है, ना कि उसका जो बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट है या उसका कर्सर का जो वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ से फॉर एग्जाम्पल font, I can say size, okay, and I'm going to say 14.sp, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। 14sp यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो साइज़ होगा दैट विल बी 14sp। अगर मुझे थोड़ा और इसको बड़ा करना हो, आई एम गोइंग टू से 17sp फॉर एग्जांपल, लेट्स सी कैसा दिखता है, और लेट्स वेट, ओके। एंड आई कैन सी यस एज यू कैन सी कि ये मेरा थोड़ा सा मैच कर रहा है उसका जो प्लेस होल्डर है उसके साइज़ के हिसाब से। एंड यस अगेन लेट्स, ओके, सो सॉरी सॉरी सॉरी, 18, ठीक है। लेट्स वेट, लेट्स ट्राई टू टाइप समथिंग, से हेलो वर्ल्ड। एंड यस एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा सब सही से काम कर रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, यस। अगर मैं ये सेम जो टेक्सटाइल है इसको मैं यहाँ से उठा के मतलब कॉपी करके अगर मैं इसको दे दूँ, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस रेड थिंग, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू से दिस एज स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल नहीं होता, स्टाइल होता है, ठीक है। तो दोनों को ही सेम जो स्टाइलिंग है वो मिल जाएगी, यानी अब मेरा जो इशू आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज़, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये टेक्सटाइल समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे और बहुत सारे पैरामीटर्स है,
ठीक है, जैसे आपका लेटर लेटर स्पेसिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका से फॉर एग्जांपल लाइन हाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अलग अलग पास कर सकते हो, जो कि आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो यस, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें की जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, सो हमने अभी तक देख लिया है कि जो टेक्स्ट फील्ड है उसको डिक्लेयर किस तरह से करा जाता है, ये जो डेकोरेटर है ये क्या होता है, उसको कहाँ पे इनर टेक्स्ट फील्ड को कॉल करा जाता है, इन सब चीज़ों का यूज़ क्या है, ठीक है, और प्लेस होल्डर किस तरह से रखा जाता है, और जो हमारा टेक्स्ट जो हम टाइप कर रहे होते हैं उसको स्टाइल किस तरह से करा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है। अभी एक चीज़ जो हम यहाँ पे मतलब डिस्कस करना रह गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइन लिमिट्स। लाइन लिमिट्स क्या होती है? तो जब भी आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे होगे, अभी के लिए मैं इसको मान लो अभी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि एज यू कैन सी कि जैसे ही मेरा जो टेक्स्ट है वो विथ के बाहर जा रहा है, यानी कि स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो वो क्या करता है कि उसको नीचे एक लाइन के ऊपर लेके आता है। तो अभी ये क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे लाइन लिमिट्स पास नहीं करी हुई है, तो वो कहीं कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है, तो एज यू कैन सी कि ये बस चाहता जा रहा है, अगर ये स्क्रीन के बाहर भी चला जाएगा तो भी चला जाता है भाई। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मैक्सिमम कुछ लाइन्स तक ही ये चीज़ होए, उसके बाद ये स्क्रोल करना चालू कर दे, तो वहाँ पे आपको लाइन लिमिट्स देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं with giving the line limits as सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन के अंदर क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लाइन दे सकते हो उसको, ठीक है, यानी कि एक ही लाइन तक वो जाएगा, उसके बाद अगर वो आगे जाता है, ठीक है, तो वो जाएगा, लेकिन जो कंटेंट है वो स्क्रोलेबल हो जाएगा और वो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइप करूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो एज यू कैन सी मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो पीछे की तरफ मुड़ता जा रहा है, ना कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो आता जा रहा है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लाइन्स यहाँ पे ऐसे दी हुई है। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसको मैं अगर चाहूँ तो इस तरह से स्क्रोल भी कर सकता हूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ से फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जो मिनिमम लाइन हाइट्स है उसको पास कर सकते हो, मैक्सिमम लाइन हाइट्स है उनको पास कर सकते हो। मिनिमम लाइन हाइट्स क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 4, तो वो क्या करेगा कि जो हाइट होगा वो आपको 4 लाइन्स की जो हाइट होती है ना, जो आपने जो भी अपना टेक्सटाइल दिया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो मतलब ऐसे अंदाज़ा लगाएगा कि 4 लाइन्स अगर आएंगी इसके अंदर तो कितनी स्पेसिंग चाहिए होगी, तो मिनिमम उतनी स्पेसिंग उसको दे देता है। तो कम से कम अगर मैंने यहाँ पे 4 पास करा हुआ है तो कम से कम 4 तो होगा ही होगा, यानी कि 4 लाइन्स तो आएंगी ही आएंगी स्टार्टिंग में। अगर यहाँ पे मैं टाइप करके आपको दिखा भी दूँ, ठीक है, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे एग्जैक्टली जब मैं फिनिश करूँगा तो यहाँ पे 4 लाइन्स की आ रही होंगी। ठीक है, एंड दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे और ज़्यादा पास करने की कोशिश करूँ तो ये अपने आप चला जाएगा आगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ कूल इट इज़। ओके, सो अगेन अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यह मिनिमम लाइन्स जो है वो मेरी 1 रहे, ठीक है, यहाँ पे आप 0 पास नहीं कर सकते ऑफकोर्स। अगर मैं कंट्रोल पी करूँ और मैं कहूँ मैक्सिमम लाइन्स एज 4, तो अब क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन्स तक ही जाएगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे क्या है दो, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये मिनिमम एक लाइन को तो लेगा ही लेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लाइन्स तक जा सकते हैं, उसके बाद ये वापस से स्क्रॉल होना स्टार्ट कर जाएगा। अभी इस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब सिंगल लाइन होती है तो ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चालू करता है, और जब हम इस तरह का कुछ मैक्सिमम लाइंस का लिमिट देते हैं तो वहाँ पे ये वर्टिकली स्क्रॉल करना चालू करता है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो आई एम गोइंग टू टाइप सम रैंडम स्टफ, एंड एज यू कैन सी कि अब ये चीज़ ऊपर जा रही है। सी, अब ये चीज़ हॉरिजॉन्टली स्क्रोलेबल नहीं हो रही है, तो अगर यहाँ पे मुझे वापस से ऊपर देखना हो तो एज यू कैन सी अगर मैं इस तरह से स्क्रोल करूँ तो मैं स्क्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है, एंड जो भी ऊपर चीज़ें गई है वो सारी मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो येस, दिस वॉज अबाउट दी लाइन लिमिट्स। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अनेबल्ड को आप बुलियन मतलब दे सकते हो, लाइक कि ये अनेबल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ अनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, तो अब यूज़र इसके ऊपर कुछ भी इंटरेक्शन वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की कोशिश करोगे तो ये फोकस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हो साथ ही साथ रीड ओनली के अंदर क्या होता है कि आप कुछ भी कॉपी पेस्ट वगैरह भी वहाँ से मतलब कॉपी कर सकते हो वहाँ से, ठीक है, उसको सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो
वो हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आप लोग कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, वो रीड ओनली हो जाता है आपका। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी आती है आपकी, जैसे इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं आगे। कीबोर्ड ऑप्शंस और ऑन कीबोर्ड एक्शन जो है, और ऑन टेक्स्ट लेआउट वगैरह, इंटरेक्शन सोर्स, कर्सर ब्रश, ओके, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कर्सर ब्रश। मैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कर्सर ब्रश। अब इसके अंदर जो कर्सर ब्रश होता है वो होता है आपका जो कर्सर का कलर होता है वो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पास करूँ सॉलिड कलर, और वैल्यू लेगा ये मेरा कलर डॉट से फॉर एग्जांपल ग्रीन, ठीक है। तो सॉलिड कलर का मतलब क्या होता है कि भैया मैं ग्रेडियंट कलर वगैरह नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप ब्रश पास कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका अलग अलग लिस्ट ऑफ कलर्स लेता है और वो एक अलग ग्रेडियंट वगैरह लेता है, जहाँ पे वैल्यू जो होती है वो अपने लिस्ट के हिसाब से, जैसे ही आपने वहाँ पे पास करी होती है उस हिसाब से लाइक वो चेंज होती हुई आपको देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे मैंने ग्रीन करा हुआ है तो येस, एज यू कैन सी कि मेरा जो कर्सर का जो कलर है, किधर गया भाई, आजा भाई, हाँ ये रहा। एज यू कैन सी कि मेरा जो कर्सर का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। अगर इसको मैं चेंज करूँ, आई एम गोइंग टू से ब्लू, मे बी अगर आप लोगों को दिखे चेंज कि ना दिखे, ठीक है। सो यस, एज यू कैन सी कि मेरा जो कर्सर का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट पास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ब्रश, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के ब्रश यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे रेडियल हो गए, स्वीप हो गए। तो ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, अभी आप लोग इस सब चीज़ों में मत पड़ो। अगर आपको समझना है तो मैं एक सिंपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, वर्टिकल ग्रेडियंट दिखा रहा हूँ अभी के लिए मैं। वर्टिकल ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है कि आपको एक लिस्ट पास करनी होती है, लिस्ट ऑफ कलर्स। आई एम गोइंग टू से कलर डॉट लेट्स से ग्रीन, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू से कलर डॉट मजेंटा, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वर्टिकल ग्रेडियंट है वो कर्सर को अप्लाई हो जाएगा। अभी वर्टिकल वर्टिकल ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है कि आपका जो कलर होता है वो सबसे टॉप में से स्टार्ट होता है अप्लाई होना, और लास्ट में आते आते कलर्स चेंज होते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहला कलर मैंने दिया हुआ है ग्रीन, तो सबसे ऊपर जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, और जो कर्सर का जो सबसे एंड होगा वहाँ पे मजेंटा कलर होगा। अगर यहाँ पे मैं फोकस करके आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, तो एज यू कैन सी कि मेरा जो कर्सर है वो कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऊपर की साइड पे ग्रीन कलर है और नीचे की साइड पे आपको मजेंटा कलर देखने को मिल रहा होगा, ओके। सो यस, दिस वाज अबाउट कर्सर ब्रश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज अगर पास करनी हो, ओके, लेट्स कम टू कीबोर्ड ऑप्शंस फॉर एग्जांपल, ओके। कीबोर्ड ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, कीबोर्ड ऑप्शंस, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पास करने की अनुमति दी जा रही है, ठीक है, जैसे कि कैपिटलाइजेशन, ऑटो करेक्शन अनेबल्ड वगैरह वगैरह, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, कीबोर्ड कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कि कीबोर्ड कैपिटलाइजेशन ऑन होता है, यानी कि जब भी आप कोई नया सेंटेंस वगैरह टाइप करने जा रहे होते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहला जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो कैपिटल करा हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो आप सारी चीज़ें वहाँ से यू नो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है ऑटो करेक्ट अनेबल। ऑटो करेक्ट अनेबल के अंदर क्या होता है कि आप जब भी कुछ टाइप कर रहे होते हो, तो अगर आपका जो ग्रामरली वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑटो करेक्शन वगैरह आपको सजेस्ट करता है कि भैया वेर यू थिंकिंग और टाइपिंग दिस और दैट और वगैरह वगैरह सजेशंस मिलते हैं। तो वो अगर आप अनेबल रखवाना चाहते हो तो रखवा सकते हो, डिसेबल करवाना है तो डिसेबल भी करवा सकते हो। जो मेन चीज़ जो यहाँ पे काम आती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड टाइप, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। कीबोर्ड टाइप का मतलब क्या होता है कि आपका जो कीबोर्ड ओपन होने वाला है, एज द नेम सजेस्ट, उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स आपको मिलती है, ठीक है। कीबोर्ड टाइप, डेसिमल, टेक्स्ट, पासवर्ड, देन आस्की, ईमेल, नंबर, नंबर पासवर्ड, फ़ोन, यूआरआई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपका कीबोर्ड जो है वो ओपन होता है, वो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ले सकता है। पासवर्ड के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड्स वगैरह जो होता है, ठीक है, तो पासवर्ड ना, पासवर्ड का आप लोगों ने टेक्स्ट
जो कीबोर्ड होता है वो देखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है डेसिमल या नंबर या फ़ोन, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें अलाउड होती है, जैसे कि कॉमा हो गया, डॉट हो गया, ऐसी सब चीज़ें होती है, फिर स्पेस हो गया, प्लस माइनस, ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो वो डिपेंड करता है। तो इन सबको आप अपने हिसाब से काइंड ऑफ एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और एमुलेटर्स जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत अभी दिक्कत चल रही है, तो एमुलेटर रन नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरे लैपटॉप के ऊपर। सो काइंडली सॉरी फॉर दैट। बट आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो कि भैया टेक्स्ट के अंदर कौन सा कीबोर्ड ओपन होता है, पासवर्ड के अंदर कौन सा ओपन होता है, फिर ईमेल में कौन सा होता है, फ़ोन के अंदर कौन सा होता है। तो आप इस हिसाब से आप अपना जो भी टाइप है उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर का जो टाइप होगा वो आ जाएगा कीबोर्ड का। अब यहाँ पे मैं जो टाइप करूँगा जब इम्यूलेटर के ऊपर या फिर एक्चुअल फिजिकल डिवाइस के ऊपर, तब मेरा जो कीबोर्ड ओपन होगा वो न्यूमरिक टाइप का होगा। एक और चीज़ जो है यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज आई एम ई एक्शन, ठीक है। अब आई एम ई एक्शन क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर कीबोर्ड जब ओपन होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर जो बटन आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा, तो वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो वो जो बटन होता है ना, वो कभी कभार ऐसे एरो टाइप भी होता है, कभी कभार उसका सर्च टाइप भी होता है, मतलब सर्च वाला आइकन भी होता है उसके ऊपर, कभी कभार ऐसे टिक मार्क भी होता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स होता है। तो ये जो आपका कीबोर्ड ओपन होगा उसके अंदर कौन सा आइकन होगा, यानी कि कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा होगा या फिर कौन सी चीज़ वहाँ पे होगी, वो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ आई एम ई एक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग आई एम ई एक्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आप प्रोवाइड मतलब उसको बता सकते हो कि भाई आपका कीबोर्ड होगा उसके अंदर जो नीचे बटन आएगा वो कौन से टाइप का होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें आई एम ई एक्शन, तो यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नेक्स्ट, गो, नन, देन डिफ़ॉल्ट, प्रीवियस, सर्च, सेंड, अनस्पेसिफाइड, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको भी आप अगेन जब फिजिकल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ नेक्स्ट, या फिर कह लो यहाँ पे मैं कहता हूँ सर्च, ठीक है, तो ये अभी के लिए मैं दे रहा हूँ। ओके। सो यस, इसके अंदर ज़्यादा कुछ डीप जाने की ज़रूरत नहीं, इतनी चीज़ आपने कीबोर्ड ऑप्शंस के बारे में समझ लिया तो काफ़ी है। अभी अगर मैं बात करूं अबाउट ऑन कीबोर्ड एक्शन, ठीक है। ऑन कीबोर्ड एक्शन के अंदर जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स से कीबोर्ड एक्शन हैंडलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे एक फंक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेरा जो कीबोर्ड का जो भी उसने की वगैरह होगा वो पास करा हुआ होगा, तो ये जो मेरा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक पर्टिकुलर, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। तो अगर मुझे कुछ भी यहाँ पे क्लिक के ऊपर, यानी कि मान लो सर्च है, मतलब यूज़र ने सर्च करा हुआ है, ठीक है, तो उस सर्च के आइकन के ऊपर जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा, तो यहाँ पे जो भी मेरा मैंने कोड लिखा होगा, ठीक है, कोड गोes here that you want to execute on search icon, search icon, click from the keyboard। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ऐसे मत लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट ऐसे लैम्बडा पास कर दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। सो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब आते हैं हमारे मेन पोर्शंस के ऊपर, जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर एक आता है टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट लेआउट, ठीक है। तो उसको भी साथ साथ डिस्कस कर ही लेते हैं उसके अंदर। बाकी फिर लास्ट में दो ही चीज़ें बचेंगी, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर इज़ आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऑन टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू से ऑन टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट, एंड एज यू कैन सी इट इज़ गिविंग मी सम इट, दैट इज़ the text layout result, ठीक है। so I'm going to say text layout result, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सॉरी फॉर द टाइपो। सो आपका जो टेक्स्ट लेआउट होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने रेंडर करी हुई है, ठीक है, उसके बारे में जब भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है,
तो आप यूज़ करते हो ऑन टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट का, ठीक है, यानी कि ऑन टेक्स्ट लेआउट का, और उसके अंदर आपको मिलता है ऑन टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती है, ठीक है। अभी देखते हैं कि से फॉर एग्जांपल एस फ्लो हो गया, ठीक है, यानी कि आप जैसे ही मान लो लोड हो चुका है वो, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, उसको आप कलेक्ट वगैरह कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको मान लो कुछ भी उसको स्ट्रिंग वगैरह में कन्वर्ट करना है, यानी जो भी यूज़र ने टाइप करा हुआ है वो आपको अगर देना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से गेट कर सकते हो। दैट इज़ दी टू स्ट्रिंग और समथिंग, कन्वर्ट दैट टू स्ट्रिंग और समथिंग। अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिल जाएगा कि कॉल बैक दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द टेक्स्ट लेआउट बिकम्स queryable, ठीक है। द कॉल बैक रिसीव्स अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट इफ द लेआउट कैन बी कैलकुलेटेड और नल इफ इट कैन नॉट बी, ठीक है। यानी कि जब भी हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो सबसे पहले रेंडर होगा, तब भी ये जो हमारा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो आप जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑन टेक्स्ट लेआउट। इसके अंदर ऐसे कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं खास। तो लेट्स कम टू द मेन पार्ट्स, दैट इज इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोग इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, भाई इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, वो सारी चीज़ें मेन है। सो पहले क्या होता था कि अगर आप लोगों को जो भी यूज़र ने इनपुट करा हुआ है, ठीक है, उसको अगर कहीं पर भी फिल्टर वगैरह करवाना हो, ठीक है, तो आपको ऑन वैल्यू चेंज के अंदर पूरा का पूरा लॉजिक लिखना पड़ता था कि भैया अगर मान लो हमारा जो ऑन वैल्यू चेंज के साथ ही जो हमारे पास मिला हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीज़ अगर प्रेजेंट है तो हम उसको वेरिएबल के अंदर वापस से स्टोर नहीं करवाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें खुद से लिखनी पड़ती थी और बहुत ही मतलब बद्दा काम था वो। अभी ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुके हैं, तो जो हमारा इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर हम लैम्बडा पास कर सकते हैं, और हमारे पास है ये दिस। तो ये जो दिस है, ठीक है, ये क्या है? सो दिस इज बेसिकली अवर टेक्स्ट बट विथ दी चेंजेस, ठीक है, यानी कि वो जो चेंज हो चुका है उसके बाद का टेक्स्ट है। मान लो अगर मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने हेलो टाइप करा हुआ है, ठीक है, हेलो के बाद अगर मान लो मैं फाइव टाइप करता हूँ, तो ये जो दिस है ये मुझे रिटर्न करेगा हेलो विथ दी फाइव, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है कि ये जो दिस है इसके अंदर जो प्रीवियस जितनी भी चेंजेस की वैल्यूज होंगी वो सबकी स्टोर हो चुकी होंगी, यानी कि जो पास्ट चेंजेस है, यानी कि जो मेरा करंट स्टेट था कि हेलो फाइव, उसके प्रीवियस जो स्टेट होगा यानी कि मेरा हेलो, वो भी इसके अंदर स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो अब मैं फिल्टर किस तरह से करवाऊंगा इसको? तो मैं कह सकता हूँ कि मान लो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यूजर सिर्फ लेटर्स ही प्रिंट कर पाए, ठीक है, मतलब लेटर्स ही इनपुट कर पाए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इफ दिस डॉट आई कैन से एज कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि उसको एक कैरेक्टर सीक्वेंस यानी कि एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और उसके अंदर मैं एक काइंड ऑफ कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ एनी देर इज, मतलब काइंड ऑफ, मतलब उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनमें से एक भी कैरेक्टर ऐसा अगर निकला, ठीक है, कि दैट इज लेटर, यानी कि लेटर का उल्टा इज नॉट अ लेटर, आई विल से, ठीक है, अगर एक भी ऐसा कैरेक्टर है जो कि लेटर नहीं है, तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं ये जो दिस है इसमें से सारे के सारे जो चेंजेस है वो रिवर्ट करवाना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी मैं वापस उसके ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं उस चेंजेस को कमिट नहीं करना चाहता, यानी कि मैं उसको अलाउ नहीं करना चाहता चेंजेस को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो हेलो लिख दिया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फाइव वगैरह कुछ भी काइंड ऑफ नंबर्स वगैरह डालने की कोशिश करता हूँ या कुछ भी स्पेस वगैरह भी डालने की कोशिश करता हूँ को, तो वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो लेटर नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये सिंपली सिर्फ और सिर्फ जो लेटर्स है उन्हीं को अलाउ करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कहता हूँ कि भैया लेटर्स या फिर डिजिट्स दोनों अलाउ करो, लेकिन उन दोनों के अलावा कुछ भी अलाउ नहीं मत करो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंड इज नॉट सी इज नॉट डिजिट, ओके। तो अब क्या होगा कि मैं ये तो पास कर ही पाऊंगा, यानी कि लेटर्स पास कर पाऊंगा, साथ ही साथ मेरे नंबर्स भी पास कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कुछ और प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, जैसे स्पेस हो गया, फिर मेरा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पे पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से आप
अपना जो भी कंडीशन वगैरह है उसको यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, कि आप कह सकते हो भैया अगर ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है तो इनको अलाउ मत करो, वापस से पुरानी जो मेरी वैल्यू थी उसके ऊपर वापस से चले जाओ, ये चेंजेस मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, ठीक है, आप खुश रहो उसके साथ। ओके, सो दिस वाज अबाउट इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन। आई वुड से कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है, और इसके साथ एक और चीज़ अच्छी करिए, दैट इज़ दी ऑफसेट मैनेजमेंट। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी कोई ऐसी वैल्यू आती है जो कि आपको नहीं चाहिए आपके टेक्स्ट फील्ड को, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल स्पेस वगैरह टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कर्सर है ये आगे की साइड मूव नहीं हो रहा है। जो पुरानी टेक्स्ट फील्ड थी, जो बेसिक टेक्स्ट फील्ड थी जिसको हम यूज़ करते थे, उसके अंदर क्या होता था कि मतलब ये जो जब ऐसी कोई चीज़ होती थी जो हम अलाउ नहीं करना चाहते थे, तो उसका जो ऑफसेट होता था कर्सर का, वो अपने आप आगे चला जाता था, आगे चला जाता था, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब जो नया टेक्स्ट फील्ड आ चुका है, यानी कि ये वाला जो हम अभी सीख रहे हैं, उसके साथ ये चीज़ अपने आप ही रिजॉल्व हो रही होती है, इसको हम अलग से मैनेज नहीं करवा रहे होते, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन। So let's finally come to the main structure or the main parameter that we are waiting for, that is called the output transformation. आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो आपने बहुत सारी जगहों पे ऐसे टेक्स्ट फील्ड्स देखे होंगे जहाँ पे जैसे आप लिखते जाते हो ना, वैसे वैसे उसका फॉर्मेटिंग वगैरह भी होता जाता है। सी फॉर एग्जांपल आपने अगर डेट पिकर्स यूज़ करे होंगे, ठीक है, तो आप वहाँ मैन्युअली जब डेट पास कर रहे होंगे तो वहाँ पे बीच में स्लैशेस वगैरह ऐड होती जाती होंगी। अगर कहीं पर भी आप मोबाइल नंबर ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी अपने आप बीच में डैश वगैरह ऐड कर जाते होंगे, या फिर आप जब आधार कार्ड का नंबर फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पे बीच में स्पेसिस आ जाती है अपने आप। तो ऐसी कुछ कुछ जगहों पे आपने ये सारे आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन देख रखे होंगे। अभी आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी कुछ किसी काइंड ऑफ आई कैन से टाइप कर रहे होते, तो जो चीज़ डिस्प्ले हो रही होती ना, वो सिर्फ उसी के ऊपर चेंज करता है, ना कि आपका जो एक्चुअल वेरिएबल है उसके अंदर। तो अगर मान लो मेरा जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर मैंने एक ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है कि हर एक लेटर के बीच में एक एक डैश ऐड कर दो, ठीक है, और बाद में जब मैं एपीआई के अंदर वो जो वेरिएबल है मेरा उसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्स्ट के अंदर सारी चीज़ें स्टोर होती है, ठीक है, तो जब आप उसको रिक्वेस्ट के अंदर सेंड करोगे तो वो सारी जो बीच में डैश वगैरह है ना, वो सारी वहाँ पे उस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो रही होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्प्ले के लिए होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पुरानी जो बेसिक टेक्स्ट फील्ड है उसके साथ कंपेयर करना हो, तो दिस इज नथिंग बट द विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी ये सेम चीज़ होती थी, बट अब आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कि यहाँ पे जो ऑफसेट मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा उन्होंने सिंपल कर दिया है कि भैया आप लोग मतलब खुश हो जाओगे, वो आप लोग बोलोगे भैया वाह 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 क्या काम करा है भाई, ठीक है। और ज़्यादातर जो विजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स आती थी वो होती थी भैया ऑफसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रैशेस होते थे और डेवलपर्स बहुत ज़्यादा कंटाल जाते थे कि भैया हम छोड़ देंगे भाई, हमको चाहिए ही नहीं विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रोडक्शन लेवल की जो एप्लीकेशन है वो जेटपैक कंपोज में जो बनी है, उनके अंदर अभी तक एज सच कुछ विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अप्लाई नहीं करे थे, ठीक है, तो क्योंकि उनको डर था कि ये अगर ये डालेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आएंगी और एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, और क्रैश वाली एप्लीकेशन किसी को नहीं पसंद होती है, राइट। तो यस, दैट वाज द रीज़न। और अभी हम लोग देखते हैं कि भैया जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम जेटपैक कंपोज में किस तरह से कर सकते हैं और कितना ज़्यादा ईजी बना दिया है उन लोगों ने। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल चुका था, दैट वाज अबाउट द डिफ़ॉल्ट इनपुट ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इनपुट ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसको थोड़ा बहुत चेनिंग वगैरह भी कर सकते हो। मतलब मान लो मुझे एक के बाद एक इनपुट ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह चेन करने होते हैं, यानी कि पहले में मैं कंडीशन डालना चाहता हूँ कि डिजिट है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहता हूँ कि लेटर है कि नहीं, तो उसको आप चेन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी देन ओके ऑपरेटर, जहाँ पे मैं एक नया इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको यहाँ पे एस दिस पास कर सकता हूँ, ठीक है। चल ले भाई, क्या हो गया? ओके, सॉरी ये बहुत ज़्यादा लैग मार रहा है, ठीक है। और सेम आप यहाँ पर भी आपको दिस मिल रहा हो जैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो वैसा का वैसा आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। अब डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप अगर यहाँ पे देन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैक्स लेंथ के अंदर क्या होता है कि आप बस उसके अंदर काउंट पास कर दो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने
इनपुट कैरेक्टर्स चाहिए, यानी कि लाइन की सॉरी कैरेक्टर्स की लिमिट कितनी चाहिए वो आप पास कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 10, तो अभी ये 10 कैरेक्टर्स जो है उनको अलाउ करेगा, उससे आगे नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फिर से आप अगर मान लो अगेन चेन करना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑल कैप्स, ठीक है। ऑल कैप्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी कैपिटल मतलब अपने कैरेक्टर्स पास करे होंगे वो सारे के सारे कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैक्स लेंथ 10 सेट कर रहा हूँ, और अभी हम लोग आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अगेन एक लैम्बडा लेता है, ठीक है। तो as you can see कि it gives me the this text field buffer just like we got in our input transformation, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट फील्ड का जो करंट वैल्यू होगा जो विथ चेंजेस होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन ऊपर लगा दी है फॉर योर रेफरेंस, कि जो मेरा मान लो वैल्यू है विथ चेंजेस, उसके अंदर कुछ भी अपार्ट फ्रॉम डिजिट्स अगर प्रेजेंट है तो वो हम नहीं अलाउ करेंगे, यानी कि मेरा जो चेंज है वो रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो पुरानी वैल्यू होगी मैं उसके ऊपर वापस चला जाऊँगा। लेकिन मान लो मैं आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उसके अंदर कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, दैट वुड नॉट बी काइंड ऑफ डिजिट और समथिंग। सी फॉर एग्जांपल मैं 10 डिजिट मैंने यहाँ पे एज मैक्स लेंथ सेट करी हुई है, दैट विल बी ऑफ 10 डिजिट्स, तो मैं 10 डिजिट्स जो है उनको अलाउ करना चाहता हूँ, यूज़र एंटर कर पाएगा। बट जैसे ही यूज़र 5 डिजिट्स जो है वो एंटर कर देता है तो उसके बाद से मुझे एक स्पेस बीच में चाहिए, यानी कि पहले जो 5 कैरेक्टर्स है वो मुझे अलग चाहिए, जो लास्ट के 5 कैरेक्टर्स है वो मुझे अलग चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो दिस यू कैन डू विथ द आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो भी पर्टिकुलर लेंथ के बाद कुछ चीज़ ऐड करनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर कंडीशन लगानी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इफ़ दिस डॉट लेंथ, ठीक है, यानी दिस यानी कि जो वैल्यू चेंज होने के बाद आई है वो उसका जो लेंथ है वो अगर मान लो ज़्यादा हो चुका है 5 से, ठीक है, तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ दिस के अंदर, यानी कि ये जो करंट मेरी वैल्यू होगी जो विथ चेंज आई होगी उसके अंदर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ एट इंडेक्स 5 एक स्पेस इन द बिटवीन, ठीक है। तो लेट्स सी कि मेरा जो आउटपुट है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5, तो अभी मेरा जो लेंथ है वो 5 है। 5 से जैसे ही ज़्यादा जाएगा, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 6, तो एज यू कैन सी कि 5 और 6 के बीच में एक वैल्यू ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 7 8 9 10, ठीक है, तो एज यू कैन सी कि ये जो है कैरेक्टर्स ये मेरे 11 कैरेक्टर्स है, लेकिन एज यू कैन सी कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही अलाउ करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्पेस आ रही है ना बीच में वो मैंने आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ऐड करी हुई है, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगी। तो एज आई सेड अर्लियर कि भैया इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी एक्चुअल चीज़ें होती है, और आप जब ईपीआई में सेंड कर रहे होते हो कुछ चीज़ें आपको जो गेट करनी होती है, आप वो हमारा जो स्टेट होता है उसकी मदद से करते हो, उसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू होती है। आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ आप चीज़ों को दिखा रहे होते हो कि भैया ऐसी कुछ चीज़ आपके बीच में है, वो बस एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करता है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज हाउ सिंपल इट इज़ टू ऐड थिंग्स बिटवीन दी द कैरेक्टर्स और समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ सॉरी इसके अंदर मान लो मैं कुछ यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स एंटर कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको स्पेस को रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है, ये अलाउ ही नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर बैक बटन प्रेस करता हुआ आता हूँ तो एज यू कैन सी स्पेस भी मेरे साथ साथ निकल चुकी है। तो वो जो स्पेस का जो अपेंड करना उसको डिलीट करना ये सारी की सारी सारी जो चीज़ें हैं वो अब इन आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ही खुद से मैनेज करवाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और अगर मान लो हम आपके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए कर दे, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे आधार कार्ड नंबर चाहिए, ठीक है, जो 12 डिजिट्स का होगा फॉर एग्जांपल। तो अगर हम मुझे 12 डिजिट्स यानी कि हर एक 4 डिजिट के बाद मुझे एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही लेंथ जो है वो 4 से ज़्यादा हो जाए तो एट इंडेक्स 4, ठीक है, यानी 0 1 2 हाँ फिफ्थ, यानी कि जो फिफ्थ कैरेक्टर होगा दैट विल बी माई स्पेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ लिखना, आई विल से 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी
हाँ, एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो पहले 4 कैरेक्टर्स है उसके बाद यानी कि मेरा जो फोर्थ इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ कोर्स 0 से स्टार्ट होता है, सो दिस विल बी और फोर्थ इंडेक्स, और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर हमारा जो स्पेस है वो ऐड हो चुका है। अब आगे के जो 4 कैरेक्टर्स होंगे उनके बाद भी मुझे एक स्पेस चाहिए, तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ होती है। तो हमारा जो ये लेंथ होता है ना, यहाँ पे इन आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो लेंथ होता है वो क्या होता है, दैट इज इंक्लूडिंग दिस स्पेस। ठीक है, तो अब मुझे जो भी लेंथ यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे इसके बाद कंडीशन लगाऊंगा, जो मुझे चाहिए होगा कि भैया पहले 4 कैरेक्टर्स है उसके बाद के जो 4 कैरेक्टर्स है उसके बाद एक स्पेस आए, ठीक है, तो उसके अंदर जो उन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक स्पेस ऐड होगा उसके ऊपर भी मुझे फोकस करना पड़ेगा, उसको भी मुझे काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे लिखना पड़ेगा इफ दिस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन आई विल से 8, ठीक है, यानी 8 से भी ज़्यादा हो चुका है, तो आप क्या करो, इंसर्ट करो एट द इंडेक्स आई वुड से 8, ठीक है। मे बी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7, यस, एज एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं 3 डिजिट्स के बाद ही वो चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जबकि आपके दिमाग में भी यही होगा कि भैया 8 के बाद होना चाहिए, तो इसको मुझे करना पड़ेगा 9। क्यों? क्योंकि हमारा जो बीच का स्पेस है वो भी यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स वेट, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही मैं करूँगा, एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा स्पेस ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको बैक बटन करता हुआ वापस लेके आऊँ तो यहाँ पे स्पेसेस वगैरह वो अपने आप मैनेज कर रहा होगा। इनफैक्ट अगर मैं बीच में से भी अगर यहाँ पे कुछ भी रिमूव कर देता हूँ तो वो सारी चीज़ें भी वो अपने आप ही मैनेज करेगा, ठीक है। तो एज सच कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ लाइक एरर प्रोन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट आपके क्रैश होने के चांसेस ज़ीरो हो चुके हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट अबाउट दिस, आई कैन से आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। सो या आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें जो है अबाउट दी बेसिक टेक्स्ट फील्ड समझ में आ चुकी होंगी। सो आई थिंक दैट द वीडियो हैज़ गॉन अबाउ लाइक सम 40 minutes or something, 40 50 minutes or something, so really sorry for that, but हाँ यार, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोगों को ये जो नया टेक्स्ट फील्ड है इसके बारे में नहीं पता है, बट येस इट कम्स विथ सम अमेजिंग फीचर्स। इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो कि मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, दैट इज़ अंडू एंड रीडू ऑफ सम ऑफ दी स्टेट्स। तो यहाँ पे कैसा होता है कि आपने जो भी प्रीवियसली टाइप करके रखा होगा या फिर प्रीवियसली जिस भी स्टेट्स में से आप आए होंगे, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले हेलो प्रिंट का मतलब हेलो टाइप करा है उसके बाद वर्ड वर्ड टाइप करा हुआ है, तो अगर मुझे रीडू करना, सॉरी अंडू करना है अगर, ठीक है, तो भैया मैं जब मान लो वर्ल्ड टाइप करने के बाद अगर मैं अंडू करूँ तो मैं वापस से वर्ल्ड के ऊपर चला जाऊँ, ठीक है, तो मेरा जो स्टेट है वो वापस से पुराना वाला जो है उसके ऊपर चला जाए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो, ये एज सच कहीं पर मुझे नहीं लगा कि ये आपको यूज़ में आएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर कवर नहीं करा है, बट येस ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सो यस, आप लोगों को ये डिटेल्ड ट्यूटोरियल कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर इतने ही डेप्थ में आपको ऐसे ऐसे और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मुझे अ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और यस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।